इसके बाद चंदा ताई ने दोनों को पूरी बात बताई कि कैसे वो और वृंदा इस तवायफ खाने पहुंचे, कैसे वृंदा गर्भवती हुई, फिर कैसे वृंदा की मृत्यु के बाद चंदा ताई ने उसे रमा ताई के लोगों से बचाकर कावेरी को पाला और आखिर मजबूरन उसे छात्रावास भेजना पड़ा। कावेरी को अभी भी चंदा ताई की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल स्तब्ध रह गई थी। चंदा ताई की बातें सुनते सुनते उसकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। ये देखकर चंदा ताई ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं नहीं चाहती थी कि इस दुनिया का तुम्हारे ऊपर साया भी पड़े, इसीलिए तुमसे ये सच्चाई छिपा कर रखी। लेकिन अब मैं मजबूर हो गई थी, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहती थी कि एक नए रिश्ते की नींव आधी सच्चाई से भरी जाए और कल को तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य खराब कर दे। कहते हुए चंदा ताई की आंखें भी आंसुओं से भर गई थी। ये देखकर कावेरी ने उठकर चंदा ताई को गले से लगा लिया। गले से अलग करते हुए कावेरी ने चंदा ताई से कहा, नहीं माई, आप माफी मत मांगिए, बल्कि मुझे तो आप पर बहुत गर्व है कि तवायफ होकर भी आपने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी, मुझे पढ़ाया लिखाया और वो खुशियाँ दी जो एक माँ दे सकती है। आपका तवायफ होना आप तय नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरा तवायफ होना आप तय कर सकती थी और आपने मुझे तवायफ नहीं होने दिया। इसके लिए जिंदगी भर ऋणी रहूंगी मैं आपकी, और कभी मत कहिएगा कि आप मेरी माँ नहीं है। जन्म से भले ही मेरी माँ कोई और हो, लेकिन हर कर्म से सिर्फ आप ही मेरी माँ हो। कावेरी की बातें सुनकर चंदा ताई की आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। तब तक पीछे खड़े दिवाकर ने कहा, हाँ ताई, कावेरी बिल्कुल ठीक कह रही है। सिर्फ कावेरी को ही नहीं, बल्कि मुझे भी आप पर गर्व है। आपने जो किया है वो आसान काम नहीं था। अब तो मेरा यकीन और ज्यादा पुख्ता हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कावेरी से ही शादी करूंगा। भला इतनी बहादुर माँ की बेटी मुझे और कहाँ मिलेगी। तो आज से आप सिर्फ कावेरी की ही नहीं, मेरी भी माई है। दिवाकर की बात सुनकर चंदा ताई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने हमेशा कावेरी के लिए भगवान से ऐसा ही वर चाहा था और भगवान ने उसकी सुन ली थी। अगले ही पल फिर से चंदा ताई के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने दिवाकर से कहा, लेकिन परेशानी ये है बेटा कि तुम तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इसीलिए ये बात समझ सकते हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले और मायापुर के लोग ये बात कभी नहीं समझ पाएंगे। तुम्हारी शादी एक तवायफ की बेटी से कभी नहीं होने देंगे। ये सुनकर दिवाकर ने कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता माई। मैं कावेरी से शादी करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ लूंगा। इस पर चंदा ताई ने कहा, नहीं बेटा, अपनों से लड़कर अपनों को नहीं जीता जाता। मेरे पास दूसरा रास्ता है। तुम अपने घर वालों से कह देना कि कावेरी अनाथ है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। ये सुनकर दिवाकर और कावेरी दोनों चौंक गए। दिवाकर ने कहा, पर माई, मैं अपने घर वालों को आपके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। इस पर चंदा ताई ने तुरंत कहा, तो कह दो कि कावेरी की माँ का एक हफ्ते पहले ही एक दुर्घटना में निधन हो गया। लेकिन कावेरी ने ये बात मानने से साफ मना कर दिया। उसने चंदा ताई से कहा, नहीं माई, ये शादी आपके बिना नहीं होगी। अगर किसी को आपकी वजह से परेशानी होगी तो ये शादी भी नहीं होगी। चंदा ताई ने कावेरी को समझाते हुए कहा, तुम समझ नहीं रही हो बेटा, मुझे अपनी पहचान छिपानी ही होगी। रमा ताई के जहन में आज भी वृंदा को लेकर गुस्से की आग जल रही है। अगर उन्हें ये पता चल गया कि तुम उसी वृंदा की बेटी हो, तो तुम्हें भी घसीट कर यहाँ ले आएंगी, और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है बेटा। हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताओ और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। इस बार चंदा ताई का तर्क कावेरी और दिवाकर दोनों को ही ठीक लगा। वो दोनों ही चंदा ताई की बात मानने के लिए राजी हो गए। आखिर ये तय हुआ कि चंदा ताई की पहचान पूरी तरह छिपाई जाएगी और कावेरी अकेले ही मायापुर जाएगी। चंदा ताई ने कावेरी को मायापुर भेजने का निश्चय कर तो लिया था, लेकिन चंदा ताई ये नहीं जानती थी कि वो अपनी बेटी को मायापुर नहीं बल्कि मौत के मुंह में भेज रही थी। वहीं इन सब से दूर
अंगुना की दुनिया में अंगुना गुस्से में बौखलाई हुई इधर से उधर टहल रही थी। पास में ही खड़ी कटीली लगातार अंगुना को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंगुना उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थी। गुस्से में अंगुना ने कटीली से कहा, कटीली, तू मुझे शांत रहने के लिए कह रही है और मेरा यहाँ खून खौलता जा रहा है। मेरा मन तो कर रहा है अभी जाकर पूरे मायापुर को जलाकर राख कर दूं। कटीली ने अंगुना को समझाते हुए कहा, ऐसी गलती करने का सोचना भी मत अंगुना। पता चला कि ये करने के बाद तुम्हारी खुद की शक्तियां भी कम पड़ गई। अगर ऐसा हो गया तो फिर कभी भी खुद को और अपनी बेटियों को मुक्त नहीं करवा पाओगी। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि गुस्से को छोड़कर समाधान के बारे में सोचो। इस बार अंगुना भी समझ गई कि कटीली बिल्कुल ठीक कह रही है और वो कुछ शांत हो गई। अंगुना तो शांत हो गई थी, लेकिन कटीली के जहन में भी चंद्रकला का ही सवाल चल रहा था। उसने अपनी शंका अंगुना के सामने रखते हुए कहा, अंगुना, एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है। मायापुर वासी तो ये कह रहे हैं कि ये सब आत्महत्याएं अंगुना या काले साए करवा रहे हैं, लेकिन हम काले सायों का तो इन सब में कोई हाथ नहीं है। तो फिर ये सब हो किसकी वजह से रहा है? कटीली की बात सुनकर अंगुना भी थोड़ा सकते में आ गई। अंगुना अपनी बेटियों की चिंता में इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। अंगुना ने कटीली से कहा, हाँ कटीली, इस बारे में तो मैंने भी नहीं सोचा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ही बीच का कोई काला साया मेरी आड़ में अपना बदला पूरा करने के लिए ये सब कर रहा हो? जवाब में कटीली ने कहा, हो सकता है अंगुना, और ये भी हो सकता है अंगुना कि कोई काला साया अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा हो। ये सुन अंगुना ने कटीली से कहा, तो जाओ कटीली, मायापुर की हर एक घटना पर नजर रखो कि आखिर कौन करवा रहा है ये सब। साथ ही उस पवित्र आत्मा की भी तलाश शुरू कर दो जिसकी वजह से मुझे और मेरी बेटियों को मुक्ति मिलेगी। ये सुनते ही कटीली बिना देर किए तुरंत वहां से चली गई। एक तरफ जहां अंगुना गुस्से में बौखलाई हुई थी, वहीं दूसरी तरफ यामिनी भी कम गुस्से में नहीं थी। उसे कभी भी ना सुनने की आदत नहीं थी, इसीलिए जब से पत्थरभुज बाबा ने उसे विद्याएं सिखाने के लिए मना किया था, तब से उसने और ज्यादा ठान लिया था कि वो अब तो पत्थरभुज बाबा से काली शक्तियां सीख कर ही रहेगी। एक बात यामिनी भी जानती थी कि पत्थरभुज बाबा भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, इसीलिए यामिनी ने एक आदमी को पत्थरभुज बाबा के पीछे हर वक्त लगा दिया था, जो पत्थरभुज बाबा की हर हरकत पर नजर रखेगा। यामिनी को पूरा यकीन था कि पत्थरभुज बाबा की कोई ना कोई तो दुखती नस जरूर है। बस उसी दुखती नस को पकड़ने के इंतजार में थी यामिनी। वहीं दूसरी तरफ चंद्रकला इस बात से परेशान थी कि टीले वाले बाबा ने उसे ये काम सौंप तो दिया था, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बात का पता कैसे किया जाए कि ये सब कोई काला साया कर रहा है या गांव में किसी और की साजिश है। यही सोचते सोचते चंद्रकला ने मन ही मन कहा, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। भला गांव में कोई ऐसा क्यों करेगा? इन सब से गांव में किसी का क्या फायदा हो सकता है? पर पता तो लगाना ही पड़ेगा कि अगर काले साए भी ये कर रहे हैं तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इस बात का पता लगाने के लिए चंद्रकला उन सभी लड़कियों के घर वालों से मिली थी जिनकी लड़की ने या तो खुदकुशी कर ली थी या गायब हो गई थी, लेकिन गांव का कोई भी परिवार इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि इन दोनों ही बातों से परिवार की बदनामी होती है। चंद्रकला उन लोगों से ये सब पूछ पूछ के थक गई थी कि वो आखिरी बार कहाँ गई थी, किससे मिली थी, कैसे आत्महत्या की थी, लेकिन उन लड़कियों के परिवार वाले किसी बातों का जवाब नहीं देते। कुछ लोग तो चंद्रकला के चेहरे पर ही दरवाजा बंद कर देते या कुछ लोग चंद्रकला को धक्के मार के बाहर निकाल देते, लेकिन फिर भी चंद्रकला ने हार नहीं मानी। वो लगातार घर घर जाती रही, लेकिन जितने परिवारों के बारे में चंद्रकला जानती थी, उसके अलावा भी बहुत सारे परिवार ऐसे भी थे जिन्होंने बदनामी के डर से ये बात बताई ही नहीं कि उनकी बेटी ने
खुदकुशी कर ली या घर छोड़कर भाग गई है। इसीलिए चंद्रकला के लिए सच तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था। थक हार कर चंद्रकला गलियों से गुजरते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसने देखा कि एक घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। चंद्रकला उस भीड़ की तरफ बढ़ने लगी। भीड़ को चीरते हुए चंद्रकला जब आगे पहुंची तो उसने देखा कि सामने गांव की एक लड़की तारा, जिसकी उम्र करीब 20 से 21 साल ही होगी, उसने एक औरत को संभाला हुआ था। उस औरत के मुंह से हल्का खून बह रहा था। चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत को किसी ने बहुत मारा हो। तारा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने वहां खड़े लोगों से गुस्से में कहा, आप लोग चुप क्यों खड़े हैं? कभी कुछ कहते क्यों नहीं? इसका पति रोज रात को शराब पीकर इसको मारता है। आप लोग पड़ोसी हैं ना? आपके घरों में तो मारने पीटने और रोने की आवाजें आती ही होंगी। तो क्या करते हैं आप? रजाई ओढ़ के सोए रहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। तारा इसी तरह लोगों पर चिल्ला रही थी और भीड़ गर्दन नीचे करके चुपचाप सुन रही थी। ऐसी ही थी तारा। किसी औरत के साथ कुछ गलत हो, ये उसे बर्दाश्त नहीं होता था। वो अकेले ही सबसे लड़ने पहुंच जाया करती थी। चंद्रकला भी चेहरे पर मुस्कान लिए तारा की बातें सुन रही थी, लेकिन तभी पास की झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनाई दी थी। झाड़ियों के बीच से एक लाल आंखें एकटक तारा को घूरे जा रही थी। तारा इस बात से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन एकाएक चंद्रकला को इस बात का आभास हो गया। चंद्रकला ने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। चंद्रकला को यह आभास चिंतित कर रहा था। तभी एक वृद्ध आदमी की आवाज से चंद्रकला का ध्यान टूटा। भीड़ में खड़े उस वृद्ध आदमी ने कहा, पर तारा, ये तो इनके घर का मामला है, इसमें बाहर वाला दखल दे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर तारा ने उस वृद्ध आदमी से पूछा, आपकी कितनी बेटियां हैं चाचा? जवाब देते हुए वृद्ध आदमी ने कहा, 2 बेटियां हैं बेटा, दोनों की शादी हो चुकी है। इस पर तारा ने कहा, तो चाचा, अगर आपकी बेटियों के साथ आपका दामाद भी इसी तरह बर्ताव करेगा तो क्या तब भी आप यही कहेंगे कि उनके घर का मामला है, हमें दखल नहीं देनी चाहिए? तारा की इस बात ने वृद्ध आदमी की बोलती बंद कर दी, लेकिन तभी उस औरत ने कहा, जाने दो ना तारा, हर रोज थोड़ी ना मारते हैं, जब कभी कभी गुस्से में या परेशान होते हैं तभी मारते हैं। ये सुनकर भीड़ में खड़ी चंद्रकला ने आगे आते हुए कहा, बात कभी कभी की या रोज की नहीं है भाभी, बात सिर्फ इतनी है कि आपके पति आपको मारते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पति हैं, मार तो सकते ही हैं, कभी कभी मारते हैं, ये धारणा ही बिल्कुल गलत है। सिर्फ पति है, इसीलिए उन्हें कोई हक नहीं मिल जाता है मारने का। चंद्रकला की बात सुनकर तारा ने भी खड़े होते हुए वहां खड़ी औरतों से कहा, बिल्कुल सही कह रही हैं चंद्रकला, आपके पति आप पर अत्याचार तभी करते हैं जब खुद पर अत्याचार होने देते हैं। इसीलिए जितने दोषी वो हैं, उतने ही दोषी आप खुद भी हैं। तारा की बात को जारी रखते हुए चंद्रकला ने कहा, बस एक बार अपने पति को कठोर शब्दों में मना करने की जरूरत है। मना करते करते हुए सिर्फ इतना कह दो कि अगर दोबारा वो ऐसा करेंगे तो या तो मैं पंचायत के पास जाऊंगी या हमेशा हमेशा के लिए अपने पीहर चली जाऊंगी। जितनी जरूरत आपको अपनी पति की है, उतनी ही जरूरत उनको आपकी है। अत्याचार करने से भी बड़ा गुनाह है अत्याचार सहना। चंद्रकला और तारा की बातें सुनने के बाद गांव की औरतों में एक ऊर्जा सी भर गई। पीछे खड़ी औरत ने भी आगे आकर कहा, सही कह रही हैं, हम कुछ कहते ही नहीं है, इसीलिए उनकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। आज आखिरी बार मैं उन्हें चेतावनी दे दूंगी, अगर दोबारा वो ऐसा कुछ भी करेंगे तो मैं सीधे पंचायत का दरवाजा खटखटाऊंगी। उस औरत की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वहां खड़ी बाकी औरतों ने भी उस औरत की बात से सहमति जताई और कहा, अगर उनके भी पति उनके साथ कोई अत्याचार करेंगे तो वो भी ऐसा ही करेंगी। ये सुनकर तारा और चंद्रकला ने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए एक दूसरे की तरफ देखा। उस औरत ने दोनों को धन्यवाद कहा
और अपने घर के अंदर चली गई। धीरे धीरे बाकी भीड़ भी कम होने लगी थी। सबके जाने के बाद चंद्रकला और तारा भी एक साथ वहां से निकल गए। दोनों बात करते हुए वहां से जा ही रही थी कि तभी चंद्रकला को फिर से आभास हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। चंद्रकला पीछे मुड़कर देखने लगी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वहां से चंद्रकला अपने घर के लिए निकल गई और तारा अपने घर के लिए। तारा अपने घर की तरफ बढ़ रही थी और वो दो लाल आंखें धीरे धीरे तारा की तरफ बढ़ रही थी। आखिर कौन है इन लाल आंखों के पीछे और कौन सा खतरा मंडरा रहा है तारा के ऊपर? और क्या चंदा ताई अपनी पहचान छिपाने में कामयाब हो पाएगी, या गांव वालों को पता चल जाएगा कि कावेरी एक तवायफ की बेटी है?